आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो कैसे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और कैसे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, मीन्स कैसे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Let VF be a vector space over the field F then the set of finite vectors alpha 1 alpha 2 so on alpha n belongs to F is said to be linearly dependent if there exist scalars not all zero, some of them may be zero. So if there exist scalars not all zero such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on an alpha n is equal to 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन लिखी है। तो मैं समझा देती हूँ मैंने क्या लिखा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने पहले ऐड किया कि वी एफ क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है। वी एफ इज एनी वेक्टर स्पेस। तो जो हमारे पास जो फाइनाइट वेक्टर्स होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, वेक्टर्स किसको बिलोंग करेंगे, वी को। ठीक है, वेक्टर्स किसको बिलोंग करेंगे, वी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फाइनाइट वेक्टर्स हैं उनको हम लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। ठीक है, कुछ स्केलर्स अगर एग्जिस्ट करें। ठीक है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कैसे स्केलर्स एग्जिस्ट करें, नॉट ऑल जीरो, जो स्केलर्स जीरो नहीं हो। नॉट ऑल जीरो मीन्स सभी के सभी जीरो नहीं ना हो। सम ऑफ देम मे बी जीरो, कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए। क्या चीज, स्केलर्स। तो जो ये हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन की वैल्यू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्केलर्स क्या हमारे पास a1 a2 an किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड से आते हैं। ठीक है, फील्ड से आते हैं। तो हमने क्या बोला कि वी एफ क्या एनी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर सेट के जो वेक्टर्स हैं उनको लीनियर डिपेंडेंट कब बोलेंगे, अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करें, स्केलर्स हो जिनकी वैल्यू, स्केलर्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। कुछ स्केलर्स की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो ये रिलेशन है a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n करके जो रिलेशन है इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के इक्वल आए, तो तब हम बोलेंगे कि जो ये वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इनको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज करते हैं कि हमारे पास वेक्टर अल्फा 1, इसकी वैल्यू जीरो है। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर अल्फा 1 है जिसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है फ्रेंड्स, और सपोज किया कि तुम्हारे पास a2 से लेकर a2 a3 एंड सो ऑन से लेकर an तक की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है। सपोज करा कि a2 से लेकर an तक की वैल्यू भी कितनी है, जीरो। मीन्स तुम्हारे पास रिलेशन बना हुई ये बना अल्फा 1 a1 अल्फा 1 प्लस के a2 की वैल्यू कितनी है, जीरो इंटू अल्फा 2 प्लस जीरो इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन जीरो इंटू अल्फा n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमारे पास अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तब भी ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, जो तब भी हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक a1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा 1 का कॉफिशिएंट। ठीक है, अल्फा 1 का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा 1 कितना है हमारे पास, a1, और a1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, a1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। भले सभी स्केलर्स जो हमारे पास a1 के अलावा जितने भी स्केलर्स है सबकी वैल्यू जीरो है, लेकिन हमारे पास एक स्केलर ऐसा है a1 जिसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अल्फा 1 की वैल्यू जीरो है। मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, जीरो इंटू a1 बन रहा है, जीरो इंटू a1।
प्लस 0 इंटू अल्फा 2 प्लस 0 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन प्लस 0 इंटू अल्फा n। तो हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू जीरो किसकी है, वेक्टर की। अल्फा 1 की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, a 1 की वैल्यू जीरो नहीं है, तो तब भी हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं तो एक बार और समझा देती हूँ, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले डेफिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास VF कोई भी वेक्टर स्पेस है, तो जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है उनको, सेट ऑफ वेक्टर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, तो हमारे पास कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करें, नॉट ऑल जीरो, वो स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ देम मे बी जीरो, कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सभी जीरो नहीं होने चाहिए। तो जो उनका हमारे पास जो ये रिलेशन है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम बोलेंगे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। लेट VF भी वेक्टर स्पेस, हमने कहा बोला कि VF क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस, देन द सेट ऑफ फाइनाइट वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू बी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट if every relation of the form अल्फा 1, सॉरी यहाँ पर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू जीरो, क्या इम्प्लाई करे कि ai इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेयर a1 a2 an बिलोंग्स टू f। ठीक है, बिलोंग्स टू f। तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये रिलेशन जीरो है, तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि जितने भी हमारे पास स्केलर्स हैं, ठीक है, ai की वैल्यू जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल ai। ठीक है, मतलब ai जितने भी स्केलर्स हैं a1 a2 an तक की जितने भी स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो आ जाए मीन्स जीरो सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करे, तब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो क्या कंडीशन है कि उसके लिए ऑल ai इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स जितने भी स्केलर्स हैं उन सभी की वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम्पल से तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको। चलिए बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स की। लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इन V3R प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्केलर्स हैं, स्केलर्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है स्केलर्स की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपने इसका सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट ABC belongs to R, be थ्री स्केलर्स। ठीक है, हमने क्या माना कि जो ABC है वो R को बिलोंग करते हैं, वो तीन के तीन क्या है, स्केलर्स हैं। तीनों क्या है, स्केलर्स हैं। R को क्यों बिलोंग करवाया हमने, क्योंकि यहाँ पर R क्या दे रखा है, फील्ड का सेट दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया कि ABC क्या है, थ्री स्केलर्स है। सच दैट, किस तरह से स्केलर्स है ये, सच दैट a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अल्फा 1 की वैल्यू ये है, ये अल्फा 1 की वैल्यू है, ये अल्फा 2 की वैल्यू, ये अल्फा 3 की वैल्यू, क्योंकि वेक्टर्स दे रखे हैं तो पहला वेक्टर ये माना, दूसरा वेक्टर ये माना, तीसरा वेक्टर हमने ये माना। ठीक है, और स्केलर्स हमारे पास a b c है, तो a b c स्केलर्स मान लिया। अब हमें क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है और a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a b c की वैल्यू नॉन जीरो आती है, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो आती है, तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ए तो ए ही रहेगा, एज इट इज लिखेंगे अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 1 3 2 प्लस बी एज इट इज रहेगा अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 1 -7 -8 प्लस सी एज इट इज रहेगा अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है 2 1 -1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, ए के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना है हमारे पास a, 3a, 2a। ठीक है,
प्लस बी कॉमा माइनस 7b माइनस 8b प्लस 2c कॉमा c कॉमा माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस 2c। ठीक है, पहला कॉम्पोनेंट पहले कॉम्पोनेंट में ऐड होगा, ये तो वेक्टर ऑफ एडिशन यही होता है। और दूसरा कॉम्पोनेंट दूसरे कॉम्पोनेंट में ऐड होंगे, और जो तीसरा कॉम्पोनेंट है वो सब आपस में ऐड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐड करना। पहला वेक्टर हमने पहला कॉम्पोनेंट हमने ऐड कर दिया, तो हमें पहला वेक्टर ये मिला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे कॉम्पोनेंट का एडिशन। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3a माइनस के 7b प्लस के c। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 2a माइनस के 8b माइनस के c इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टेक कैसे, मिस्टेक तो नहीं है हमारी। a प्लस बी प्लस 2c 3a माइनस 7b प्लस c 2a माइनस 8b माइनस c। ठीक है, अब इन सबको इक्वल कर देते हैं 0 के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पर बराबर में क्या है, इक्वल में क्या हमारे पास 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर इक्वल कर देते हैं। ये 0 वेक्टर होता है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 0 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन मिली। सेकंड मिली 3a माइनस के 7b प्लस के c इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन मिली। और 2a माइनस के 8b माइनस के c इज इक्वल टू 0 हमें थर्ड इक्वेशन मिली। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वैल्यूज निकाली a b c। ठीक है, पहले मैं इस मेथड से सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इसे सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जिसमें हम रैंक फाइंड करके सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, उसके बाद हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करके a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स एलिमिनेट करेंगे हम c को एलिमिनेट करेंगे सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिख देंगे एलिमिनेटिंग ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं। वैसे तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने पे भी एलिमिनेट हो जाएगा, बट हम अपना वही प्रोसेस अपनाते हैं कि इक्वेशन 1 की हेल्प से दोनों को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 4 क्या मिलती है। मैं डायरेक्ट करूँगी, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 5a, ठीक है, 14 और हो जाएगा प्लस के 15b और इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिली हमें फोर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड से। तो मल्टीप्लाई करनी है इसमें 2 की और ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5a। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 5a, देन यहाँ पर 16 माइनस के, तो माइनस के 15b इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मिली है इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन मिली है 5। ठीक है, इक्वेशन 4 और 5 तो सेम ही दिख रही है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3b एंड यहाँ से भी a इज इक्वल टू 3b ही आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 3b ही आएगा। ठीक है, चलिए कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए बात क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन 4 और 5 की बात करें, तो अगर इक्वेशन 4 में मैं a की वैल्यू 3 रखूँ, और b की वैल्यू 1 रखूँ, a की वैल्यू कितनी रखूँ, 3 रखूँ, और b की वैल्यू 1 रखूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि भाई इक्वल बराबर में क्या है, 0 है ना। तो इसका मतलब कुछ वैल्यूज तो a और b की होंगी, तो इक्वल में 0 आया होगा। तो क्या वैल्यू रखी हम, a की वैल्यू 3 रखी और b की वैल्यू 1 रखी हमने, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए यहाँ पर रख लीजिए b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3 रखी, पहले a की वैल्यू 3 रखते कितना है, माइनस के 15, प्लस b की वैल्यू 1 रखते कितना है, प्लस के 15, और कट के आपस में कितना आ रहा है, 0, जो कि हो रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब a की वैल्यू भी 3 भी है, यहाँ से कोई दो इक्वेशन आई, दोनों की सेम आ गई, दोनों इक्वेशन सेम आ गई, तो कैसे सॉल्व करें इसको, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा हमें। तो हमने क्या करा कि a की वैल्यू 3 रख के देखी और b की वैल्यू 1 रख के देखी, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 है। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। मैं कहाँ सॉल्व करूँ, देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी ली हमने, 3, और b की वैल्यू कितनी ली, 1। क्यों ली हमने, क्योंकि
ए की वैल्यू 3 रखती है, बी की वैल्यू 1 रखती है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसी प्रकार से ये इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमने ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1 ली है यहाँ पर। ठीक है, मतलब चेक किया कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 1। अब चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 3 + 1 + 2c = 0 मीन्स 2c = -4, c = -k2, c = -k2 मीन्स ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -k2 है। तो क्या किसी भी स्केलर की वैल्यू मतलब सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या हमारे पास नॉन जीरो है, सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या है नॉन जीरो है। और ये तो मैं प्रूफ करना था क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ करना, तो लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारे पास स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। और हमारे पास 3 स्केलर्स है, 3 स्केलर्स की वैल्यू क्या है नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या है हमारे पास, हमारा क्या है ये लीनियरली डिपेंडेंट, क्या है लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और ये लाइन समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन दोनों ही सेम आ गई थी। क्या करते तो फिर हमें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करके देख लिया हमने, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। तो फ्रेंड्स जो सेकंड मेथड है उसमें भी इक्वेशन 3 तक की जरूरत हमें पड़ेगी, तो आप इक्वेशन 3 तक तो बिल्कुल ही सॉल्व करना है, हमें एज इट इज सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो चेंज होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन 3 लिखूंगी, 3 इक्वेशन यहाँ पर नोट करके फिर मैं सॉल्व करूँगी, क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया है तो हमें रफ करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। तो फ्रेंड्स ये मैंने इक्वेशंस लिख ली है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब देखते हैं कि हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इक्वेशंस दी है इनका हम निकालेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स से हम निकालेंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर वो 0 के इक्वल आता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आता है, तो इस मतलब जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो इस हम लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज v1y। ठीक है, तो क्या है हमारे पास a = यहाँ पर मिलेगा हमें 1 1 2। देखिए 1 इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है c का 2। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट कितना है, a का यहाँ पर 3, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है -7, यहाँ पर c का कोफिशिएंट कितना है 1। सिमिलरली यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर कितना है -8, यहाँ पर कितना है -1। तो हमने निकाले कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारे पास सिस्टम इक्वेशन था हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाला। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए a का, तो a का डिटर्मिनेंट कितना निकल के आया, देखिए यहाँ पर 1 1 2 3 -7 1 2 -8 -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना सभी को आता है, मैं R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूँगी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी 1 -1 एंड +2। देखिए क्या आता है निकल के 7 + 8 यहाँ होगा, देन यहाँ पर होगा -3 -2, यहाँ पर होगा -24 -14। ठीक है, मैंने R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया। चलिए अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आता है। यहाँ पर कितना होगा 15, यहाँ पर कितना होगा -5 और यहाँ पर जाएगा +5। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर दिए क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर +14 आएगा। ठीक है, -24 +14। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10 -10 और यहाँ पर बचेगा -20। तो यहाँ पर जाएगा 20 -20 जो कि आया इक्वल 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट कितना है 0 आया। तो इसका मतलब जो हमारे पास सिस्टम जो हमारे पास सेट था वेक्टर्स का, जो सेट था वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स वैसे तो सॉल्यूशन यहाँ तक ही होता है ऑलमोस्ट, बट क्या होता है कि हमें रैंक से हमें पता चलता है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्योंकि 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कितने का 3x3 का है, और इसका डिटरमिनेंट कितना है 0 आया। तो इसका मतलब ये कि जो इसकी रैंक है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो <3 होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट कितना है 0 आया। तो इसका मतलब जो
रैंक होगी वो कितनी होगी, लेस देन 3 होगी। अब रैंक क्योंकि लेस देन 3 होगी, जो इसकी रैंक है ऑप्शन मैट्रिक्स जो रैंक है वो क्या होगी, लेस देन 3 होगी। तो फ्रेंड्स रैंक कितनी है हमारे पास, जो हमारे पास ऑप्शन मैट्रिक्स थी उसकी रैंक कितनी है, लेस देन 3 है। अब लेस देन 3 आने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रैंक है ऑप्शन मैट्रिक्स की वो लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो रैंक है किससे आई, लेस देन 3 मीन्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। और जब हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होता है, नंबर ऑफ अननोन्स वो वैल्यू जिनकी वैल्यूज पता नहीं है, ए बी सी यहाँ पर अननोन है क्योंकि इनकी वैल्यू पता नहीं है। तो हमारे पास ऐसा होता है कि जो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लेस देन 3 आए, जो कि नंबर ऑफ अननोन है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो हमेशा ही नॉन जीरो सॉल्यूशन पजेस करेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन पजेस करेंगे इस कंडीशन में। ठीक, इस कंडीशन में जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो, लेस देन 3 हो, मतलब लेस देन 3 का मतलब है कि लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो। ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो। तो इस कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कैसे इक्वेशन पजेस करेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन पजेस करेंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन पजेस करेंगे। बट लेकिन मैंने अभी आपको रैंक वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं है तो मैं यहाँ तक जाऊंगी भी नहीं। आपको सिंपल बस यहाँ तक देखना है, यहाँ तक कि आपका जो डिटर्मिनेंट है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, अगर वो 0 के इक्वल है, अगर वो 0 आता है तो जो हमारे पास वेक्टर है, जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इक्वेशंस को एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं एक एग्जांपल की जिसमें हम दिखाएंगे कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की, जिसमें हम शो करेंगे तो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एल आई मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास स्केलर्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है स्केलर्स है, उन स्केलर्स की वैल्यू, सभी स्केलर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 3 वेक्टर्स है तो इसका मतलब क्या है कि 3 हमें स्केलर्स लेने पड़ेगा, उन तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमें क्या शो करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है। और जो सेकंड मेथड था जिसमें हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल कर उसका डिटर्मिनेंट निकाला था, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की। तो हमने क्या कहा, लेट ए बी सी बी 3 स्केलर्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पर भी फील्ड क्या है, आर है, तो हमने जो 3 स्केलर्स है वो रियल नंबर के सेट में से ले ली। ठीक है, सच दैट किस प्रकार से है, सच दैट ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है कि जो ये रिलेशन होता है 0 के इक्वल टू होता है, बस क्या होता है कि जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, अल्फा की वैल्यू ये अल्फा 1 की वैल्यू है, ये अल्फा 2 की वैल्यू, ये अल्फा 3 की वैल्यू, थर्ड वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट वेक्टर यानी अल्फा 1 की। यहाँ पे आएगा 1 2 0 प्लस के बी, अल्फा 2 क्या है 0 3 1 प्लस के सी, अल्फा 3 कितना है -1 0 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। क्या है यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास a 2a 0 प्लस के कितना आया 0 3b b प्लस के माइनस के c 0 c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, a की इसमें b की इसमें c की इसमें। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं फटाफट। कितना आएगा हमारे पास, ये क्या इम्प्लाई करता है कि ऐड करने पर क्या आएगा हमारे पास a माइनस c 2a प्लस 3b देन कितना आएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐड करने में हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 0 वेक्टर होता है, उसको 0 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है a माइनस सी 2a प्लस 3b देन यहाँ पर b प्लस सी। ठीक, अब इक्वेट कर देते हैं। क्या है हमारे पास a माइनस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बनी। देन यहाँ पर 2a प्लस के 3b इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन बनी। देन b प्लस सी इज इक्वल टू 0, कितनी बने हमारे थर्ड इक्वेशन बनी। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट मेथड लगाते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड में से सी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, एलिमिनेटिंग सी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। मैं लाइन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बस आप ध्यान रखिए मैंने क्या बोला है कि एलिमिनेटिंग सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन फोर्थ क्या मिलेगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, ठीक है। ऐड कर रहे हैं हम, फर्स्ट एंड जो थर्ड इक्वेशन है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने में क्या मिलेगा हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिलेगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन वो कितनी है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। क्या करते हैं कि यहाँ से a को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, a को एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे देन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना है हमारे पास, a तो एलिमिनेट हो गया इस केस में। देखते हैं b की वैल्यू कितनी आती है। अब यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास, 2b हुआ, यहाँ पर 3b माइनस 2b कितना हुआ, b इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 हुआ। तो b इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या इम्प्लाई करता है कि हमारे पास a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 पुट कर दिया है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है, a की वैल्यू भी 0 आई और b की वैल्यू भी 0 आई। अब हम क्या करते हैं, b और a की वैल्यू पुट कर देते हैं, चाहे सिंपल a की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। a की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ से माइनस सी इज इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाई करता है, c इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जितने भी स्केलर्स थे सबकी वैल्यू कितनी है, 0, a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल था। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, इन इक्वेशंस का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है हमारे पास, लिनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज उतार लीजिए, क्योंकि मैं सिंपल अब यहाँ पर 3 इक्वेशंस लिखूंगी और उनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख कर सॉल्व करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। चलिए अब इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो हमने क्या कहा, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 2 3 is given by ठीक है। क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, देखिए a का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, b का कोएफिशिएंट कितना है, b का कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर तो 0, c का कोएफिशिएंट कितना है -1, ठीक है। यहाँ पर a का कोएफिशिएंट कितना है 2, b का कोएफिशिएंट कितना है 3, c का कोएफिशिएंट कितना है नहीं, इसका मतलब 0। a का कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं मीन 0, b का कोएफिशिएंट 1 और c का कोएफिशिएंट 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसका, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अब बात करते हैं इसके डिटरमिनेंट की। a का डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आएगा निकल के 1 0 -1 2 3 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 1। चलिए इसको एक्सपेंड करूँगी R1 के अक्रॉस में, तो आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स 1 यहाँ पर तो सिंपल 0 ही है, कुछ नहीं बचेगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 3 - 0, देन यहाँ पर कितना आया 2 - 0 और यहाँ पर कितना बचा 2 - 0, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर कितना हो गया 3, ये तो 0 ही हो गया, यहाँ पर -2, ठीक है। तो 0 वैल्यू भी यहाँ पर -2, वैल्यू कितनी आई 1, जो कि है नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू कितनी आई 1, जो कि है नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वही हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास रैंक आती है इस कंडीशन में, जो रैंक होती है ए की वो कितनी आएगी 3 आएगी, और 3 का मतलब क्या है, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स की, अननोन कितने हैं यहाँ पर 1 2, मतलब 1 2 और बी भी है यहाँ पर तो 3, ठीक है। 3 अननोन्स है इस इक्वेशन में, कितने अननोन 3 अननोन्स है, और इसकी रैंक निकल के आ रही है, कितनी निकल के आएगी 3 निकल के आएगी इसकी रैंक, और 3 निकल के आ रही है जो कि नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो इस कंडीशन में जब ऐसा केस बनता है कि जो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में
जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है वो हमेशा जीरो सॉल्यूशन पोजेस करता है। जीरो सॉल्यूशन पोजेस करने का मतलब क्या है कि जितने मेरे पास यहाँ पर अननोन्स हैं उन सभी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। उन सभी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में अगर आपको सॉल्व करना है तो बस आपको यहीं तक देखना है, सिंपल, बस यहाँ तक कि जीरो के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर जीरो के इक्वल आ रही है तो सेट ऑफ जो वेक्टर्स है वो लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर जीरो के इक्वल नहीं आ रही है तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हमारे पास हमने लिए थे क्वेश्चन में वो क्या होंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जाम है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है या नहीं है, तो जीरो सॉल्यूशन पोजेस करेगा नहीं या नॉन जीरो सॉल्यूशन पोजेस करेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स रैंक के इक्वल है तो ऑलवेज पोजेस जीरो सॉल्यूशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो जीरो सॉल्यूशन पोजेस करेगा। और अगर नंबर ऑफ अननोन जो रैंक है हमारे पास, और जो रैंक है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की, अगर वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन पोजेस करेगा। कौन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ जो हमारे पास इक्वेशन है उनकी बात हो रही है। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन्स रैंक के बराबर है, तो जो हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ऐसा होता है कि जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है, देन जो हमारे पास सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट और लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझ में आ गए होंगे और एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो में केवल 2 ही एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर पाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं और एग्जाम्पल सॉल्व करने लगी तो। बट जो आपकी नोटबुक है, जो आपकी बुक है, आप उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखिएगा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट तो ये है ही। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सिंपल यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।